साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हम बात कर रहे हैं साहब काशीराम जी के कार्य करने की शैली की और किस तरह से वो समाज को बदलने के लिए, वंचितों को, बहुजन समाज को, महिलाओं को बदलने किस तरह से काम करते थे। जब हम उनके कामों को पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है कि साहब काशीराम जी को, जैसे कई लोग बोलते हैं कि नेता नहीं, मैं उनको समाज सुधारक के रूप में देखता हूँ। इतनी बड़ी सोच और इतना रात दिन काम करना, घर परिवार छोड़ करके सब कुछ छोड़ दिया। बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं साहब के बारे में, और मैं उन शख्सों में से हूँ कि जिस शख्स ने साहब काशीराम जी को सन 1984 जब बैसेपा बनी थी तभी मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया, और मात्र 16 साल की उम्र में। और आते आते जब वो 91 में दिल्ली में इलेक्शन लड़े लोकसभा का, तो उसमें भी मैं पूरी तरह से बहुत एक्टिव था। और उसी इलेक्शन के दौरान मेरे ऊपर भी चाकुओं से अटैक हुआ, जिस पर न्याय दिलाने के लिए साहब काशीराम खुद आए। तब जाके जो कल्प्रिट लोग थे जिन्होंने मुझ पे चाकू से हमला किया था, उन लोगों को जेल भेजा गया। वो भी थाने पर पथराव जैसी घटना करनी पड़ी, कई हजार लोगों ने किया, तब जा कर के उनको जेल भेजा गया। तो उनकी बायोग्राफी, उनके काम करने को आप लोगों तक पहुंचाना, मैं समझता हूं कि एक हम अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि समाज सीख ले, आप लोग सीख लें और अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी काम करने का काम करें। तो साथियों, ये उनके जीवन का ये जो घटना जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है 2002 फरवरी की। तो साथियों, ये एक किताब है जो साहब काशीराम जी के ऊपर लिखी गई, उससे मैंने लिया है। तो शुरू करते हैं। साहब काशीराम कह रहे हैं, मैं गरीब हूँ, बेकार हूँ, आप लोग मुझे किस लिए मिलने आए हो। मान्यवर काशीराम साहब, बात है फरवरी 2002 की। महाराष्ट्र के शहर सोलापुर के एक गेस्ट हाउस में साहब की एक मीटिंग चल रही थी। इस दौरान 20-25 के करीब IPS, IAS और IFS अफसर साहब काशीराम जी को मिलने पहुंच गए। साहब ने डॉक्टर सुरेश माने को कहा कि इन्हें कहो कि बाहर बरामदे में बैठकर इंतजार करें। सुरेश माने साहब अभी भी काम कर रहे हैं समाज के बीच में। मुझे अभी आधा घंटा लगेगा। इसके 15 मिनट बाद ही सोलापुर रेलवे स्टेशन के करीब 30 से 40 कुली भी साहब से मिलने आ पहुँचे। साहब ने उन्हें भी इंतजार करने के लिए कहा। तब आधा घंटा हुआ तो साहब ने डॉक्टर माने को कहा कि बाहर जो लोग मिलने के लिए बैठे हैं उन्हें बुलाइए। डॉक्टर माने ने पूछा, साहब जी पहले किसे बुलाऊं, कुलियों को या जो ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं उनको। साहब ने कहा, पहले कुलियों को बुलाओ, वह मजदूर लोग हैं, वे कौन सा कोई वेतन लेते हैं, काम करते हैं, सो अपना परिवार चलाते हैं। बहरहाल एक एक करके सभी कुली अंदर आ गए और आदर भाव से चरण स्पर्श करके एक साथ खड़े हो गए। साहब काशीराम के साथ केरला के कर्नल विश्वनाथन भी बैठे हुए थे। साहब ने कुली लोगों को सवाल किया कि मैं गरीब हूँ, बेकार हूँ, फिर आप लोग मुझे क्यों मिलने आए हो। एक कुली ने कहा, साहब आप हमारे समाज के लिए लड़ रहे हो, दिन रात मरकर काम कर रहे हो, आप हमारे समाज को संभालना चाहते हो, इसलिए हम लोग भी अपने खून पसीने की कमाई का कुछ पैसा इकट्ठा करके आपको देने आए। साहब ने पूछा, कितना पैसा है। साहब जी 25,000 रुपया। साहब ने अभिवादन करते हुए कहा, ठीक है। साहब ने सभी कुलियों से हाथ मिलाया और उन्हें विदा किया। फिर डॉक्टर माने ने ब्यूरोक्रेट्स को भीतर बुलाया। वे भीतर आए और दुआ सलाम की। साहब ने आने का कारण पूछा।
वो कहने लगे, साहब जी वाजपेयी सरकार ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, हमें प्रमोशन नहीं दे रही है, हमारे ऊपर झूठे केस फाइल किए जा रहे हैं, हमें हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। काशीराम साहब जी कृपया हमारी समस्या को पार्लियामेंट में उठाइए। काशीराम साहब ने गुस्से में बोलना शुरू किया, आप लोगों ने देखा कि आपसे पहले मुझे लाल कपड़े वाले यानी कुछ कुली लोग मिलने आए थे, वे आए बाद में थे, लेकिन मैंने उनको बुलाया आपसे पहले। उनको आपसे पहले इसलिए बुलाया था क्योंकि वापस जाकर उन लोगों ने फिर से मजदूरी करनी है। मजदूरी करेंगे तो परिवार को पाल पाएंगे। आप लोग इधर कितना टाइम भी बैठे रहो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और न ही आपकी तनख्वाह से कोई कटौती ही होगी। आप मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए हो और कुली लोग मुझे कुछ देने के लिए आए थे, इसलिए कि मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ और एक एक पल मर मर कर काम करता हूँ। मजदूरी करने वाले लोग मुझे अपने खून पसीने की कमाई से मदद कर रहे हैं, समाज को संवारने के लिए, समाज की बात आगे बढ़ाने के लिए। और इधर आप लोग लाखों रुपए वेतन लेते हो, फिर भी आप में से एक छोटे पैसे का भी भीख नहीं देता, भीख नहीं मांगता। मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं मज़दूर लोगों से पैसा मांगूंगा और वे मुझे हंस कर देंगे भी। आपको सिर्फ अपना हक चाहिए, अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए। बताओ मुझे आज तक आपने अपने समाज के लिए क्या किया है? इसलिए बाबा साहब ने आगरा में रोते हुए कहा था कि मैंने रिजर्वेशन के द्वारा अपने समाज को बहुत से लोगों को नौकरी दिलाई, लेकिन उन लोगों ने समाज का कुछ भी भला नहीं किया और उन पढ़े लिखे अफसरों ने ही मेरे समाज को धोखा दिया, गद्दारी की है। साहब ने आखिर नाराज होकर और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, आप जाइए और अपना काम कीजिए, अपने आप को देखिए, अपनी नौकरी सेफ रखिए, अपना परिवार और अपना फिक्र कीजिए। समाज की फिक्र करने के लिए मैं अकेला हूँ, काफ़ी हूँ। मैं आपकी किसी समस्या को संसद में नहीं उठाऊंगा। तो साथियों, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एक पढ़े लिखे समाज के लिए कितने कड़े शब्दों में उनको साहब, मान्यवर साहब काशीराम जी ने फटकार लगाई। तो आखिर क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है, इस पर आपको सोचना चाहिए। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचना चाहिए। और मैं सच बता रहा हूँ, उस तकलीफ़ से आज हम भी जूझ रहे हैं। इतना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा, डेली हम दो एपिसोड डेली समाज को डिलीवर करते हैं अपने बहुजन के महापुरुषों पर, उनके ऊपर हुई एट्रोसिटीज़ पर, उनके ऊपर हुए अत्याचार पर, उनको अंधविश्वास, पाखंड, पूजा जैसे बिना बेकार के कामों से निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जितना पढ़ा लिखा समाज देख रहा है, शायद ही कोई उसमें से हमको आर्थिक सहयोग करता हो। कभी कभार कोई, वो भी जो मेरे पास जो अभी तक है, कोई 1 रुपया 10 रुपये डालता है तो वो गरीब गांव का आदमी डालता है, यूपी बिहार का कहीं का भी हो। पढ़े लिखे लोगों का कंट्रीब्यूशन 0 के बराबर है। मैं 0 के बराबर गिनता हूँ उसको, इसलिए गिनता हूँ कि जहाँ करोड़ों में लोग बाबा साहब के रिजर्वेशन से यहाँ तक पहुँचे और उनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर हो, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति रह रहे हैं गांव के अंदर, उनका कंट्रीब्यूशन चाहे महीने में 1-1 रुपये का 10 रुपया भी हो, तो मैं समझता हूँ उसका 1 रुपया बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से 1 रुपया कमाता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये बाबा साहब के टाइम भी हुआ, ये साहब काशीराम साहब के साथ भी हुआ, और आज हमारे जैसे लोग, मैं नहीं कह रहा कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, हमारे जैसे लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो इस पीड़ा को झेलते हुए भी समाज के लिए काम कर रहे हैं साथियों। अदरवाइज़ तो आप देख रहे हैं कि समाज की क्या हालत है। कहीं भी रेप, बलात्कार, हत्याएं, जब हमारे समाज की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं,
कौन से संगठन के लोग स्वयंभू सुप्रीमो वहाँ जाकर के उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, और आप अपने राजनीतिक नेता बनने के चक्कर में या बड़े पद और उस ओहदे को बचाने के चक्कर में उन्हीं को आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जहाँ पर मुझे ईमानदारी नहीं झलकती है, मैं कड़वा बोलता हूँ, बिल्कुल साफ बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। तो साथियों, इस एपिसोड को बनाने का मतलब यही था कि आप अपनी सोच को बदलिए। आप समाज के लिए ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर एक कुली 20-25 हज़ार 30-40 लोग 20-25 हज़ार का कंट्रीब्यूशन आप काशीराम जी को दे सकते हैं, और वो पढ़े लिखे जो IAS IPS अधिकारी गए थे, वो अपने लिए अपनी लड़ाई के लिए गए थे, अपने परिवार की लड़ाई के लिए गए थे, अपनी नौकरी बचाने के लिए गए थे, अपनी अच्छी पोस्टिंग प्रमोशन के लिए गए थे। लेकिन जो गरीब मजलूम कुली समाज जो फिजिकल लेबर मेहनत करता है, लेबर वर्क है, वो उठा के उनको साहब को समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी बड़ी खून पसीनी कमाई का एक हिस्सा उनको देने गया था। अरे आप कुछ तो सोचिए। हमें नहीं कीजिए तो खुद से तो काम कीजिए समाज के लिए। ये बहुत ही पीड़ादायक साहब काशीराम के जीवन के संघर्ष का एक हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का। इसको समझिए तो आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आने वाला वक्त ऐसा है कि तुम्हारा रिजर्वेशन तो ख़त्म कर ही दिया है इस संघी सरकार ने, और अभी भी ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रिजर्वेशन ख़त्म हो गया। रोज़ाना रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। अरे जब सरकारी डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दिए तो तुमको नौकरी रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ से? और जो प्राइवेट बिजनेस होता है, एक लाला की दुकान होती है, वो पहले अपने परिवार के आदमी को उसमें सेट करेगा, फिर अपनी जाति के आदमी को सेट करेगा। आप कहाँ खड़े हैं? आपकी कौन सी इंडस्ट्री हैं? कौन से आपके पास फैक्ट्रियाँ हैं? और जो ये पॉलिसी सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर को ख़त्म करने की लागू की है, उसका मेन मकसद सिर्फ एक ही है कि इस देश से आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। और आप बहुजन समाज के लोग भिखारी बनने जा रहे हैं। भिखारी बना के छोड़ेगी ये सरकार। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता है। बार बार उसी सरकार को हर स्टेट में आप रिपीट करने का काम किसी न किसी रूप में कर रहे हैं, क्योंकि आप समाज, और वो मजबूर होकर के उस सरकार को बना रहा है। उसकी मजबूरी है, क्योंकि आप उस समाज के बीच में जा कर के उसको जागरूक करने का, उसको तैयार करने का काम नहीं करते हैं। बहुजन की जो पार्टियां हैं वो भी अपना जो अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बन के बैठ गए, कितना वो समाज के और घर घर जा कर के वो अपने समाज को तैयार करने का काम करते हैं, आप खुद जानते हैं। कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग हो तो 20 आदमी से ज़्यादा बैठे दिखते नहीं है बहुजन पार्टियों की मीटिंग में। तो कहाँ से आपकी सरकार बनेगी? खाली सोशल मीडिया पे लिखने से कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दो, चंद्रशेखर जी अगले वाले में प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री हो, प्रकाश राव अंबेडकर, जितने भी हैं सब सोशल मीडिया व्हाट्सएप इंडस्ट्री पर सब काम कर रहे हैं। और हो सकता है ये सवाल हमारे ऊपर आप लोग भी उठा सकते हैं, तो लेकिन हम बता रहे हैं, हमको ज़रूरत जहाँ भी पड़ती है वहाँ जा कर के कैडर देने का काम भी मैं खुद करता हूँ। और उसका ये कि बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सहयोग आप लोगों के बीच से हमें नहीं मिल रहा है। हमारे पास आने जाने तक के लिए कन्वेंस तक की भी दिक्कत है, घर चलाने की दिक्कत भी है, क्योंकि हम फुल टाइम डेली 17 से 18 घंटे समाज को जागरूक करने का मीडिया एक माध्यम होता है, एक बहुत बड़ी ताकत होती है। सोशल मीडिया भी उसके थ्रू भी करते हैं, और फिजिकल भी जा कर के उनको जागरूक करने का काम मैं कर रहा हूँ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें आपको कड़वी भाषा ज़रूर नज़र आई होगी, लेकिन वो कड़वा सच भी है। उस जहर को पी कर के, उसको समझ कर के आप समाज में एक अच्छा काम करने की, अपने समाज को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, ताकि हम और मजबूती से काम कर पाएँ। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।